डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग काइनेमेटिक स्टूडी और प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही एडवांस प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो आपको हो सकता है कुछ दूसरे सोर्सेज में भी मिले, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप करने वाले हैं, वो आपको हो सकता है कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इसको ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को अच्छे से समझिए। आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाले हैं काइनेमेटिक स्टूडी में। तो चलिए हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम ये है: A man throws a stone with initial speed u to hit a wire line at a height h above the ground at a maximum possible distance x. Given that h is less than u square by 2g, find the maximum possible value of x, which is nothing but cb, the distance between cb, to which the man can hit the wire. इसमें आपको h की वैल्यू दी हुई है 10 और u की वैल्यू दी हुई है 20। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको इसको क्वेश्चन को थोड़ा और डायग्राम से आपको समझा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये ग्राउंड है। ग्राउंड पर पॉइंट ए पर मैन खड़ा हुआ है। वो एक स्टोन को थ्रो कर सकता है विद इनिशियल स्पीड यू। तो पार्टिकल की जो इनिशियल स्पीड है वो फिक्स्ड है, स्टोन की इनिशियल स्पीड फिक्स्ड है। उसको किस एंगल पे थ्रो करना है वो वेरिएबल है, वो दिया हुआ नहीं है हमको। ठीक है। और इस ग्राउंड से एच हाइट अबव एक वायर लाइन जा रही है, ये है वो वायर लाइन। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये मैन जो है इस वायर लाइन पे कितनी दूरी तक, सी पॉइंट से कितनी दूरी तक इस वायर को हिट कर सकता है। तो सी पॉइंट से लेट से बी पॉइंट तक अगर वो हिट कर रहा है, तो सीबी की जो डिस्टेंस ये एक्स आ रही है, इस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जहां तक ये मैन इस वायर को हिट कर सकता है, वो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूं आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को अपने लेवल पे एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आप लोगों ने ट्राई कर लिया है। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसके अंदर ये समझते हैं कि ये जो हमको डेटा दिया हुआ है कि एच इज ग्रेटर देन यू लेस देन यू स्क्वायर बाय 2g, ये हमको क्यों दिया हुआ है? ये यू स्क्वायर बाय 2g क्या होता है? देखो, अगर हम मान लो पार्टिकल को डायरेक्टली अपवर्ड्स फेंक दें, तो वो जिस मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है वो आपको पता है काइनेमेटिक्स 1D से यू स्क्वायर बाय 2g आता है। अब अगर एच की वैल्यू लेस देन यू स्क्वायर बाय 2g होगी, तभी तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये जो पार्टिकल है वायर को हिट कर पाएगा। अगर मान लो एच ग्रेटर देन यू स्क्वायर बाय 2g हो गया, तो पार्टिकल वायर तक पहुंचेगा ही नहीं कभी। इसलिए आपको ये दिया हुआ है कि एटलीस्ट पार्टिकल वायर तक तो पहुंचे, इसलिए आपको ये कंडीशन दी हुई है। तो ये इस कंडीशन की रिलेवेंस है। ठीक है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो देखिए, सॉल्यूशन को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इसके अंदर यू और एच तो फिक्स्ड है, किस इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे, किस हाइट तक पार्टिकल को जाना है मैक्सिमम, वो सब फिक्स्ड है इसके अंदर। ठीक है ना। थीटा वेरिएबल है, और जो एक्स की वैल्यू है उसको हमको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। तो देखिए, इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने क्या किया, हमको क्या दिया हुआ है, क्या फिक्स्ड है, क्या वेरिएबल है, क्या निकालना है, ये मैंने पहले ही लिख के रख लिया। इससे क्या होता है, हमारा गोल फिक्स हो जाता है और हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इजी होता है। फिर हमको ये पता रहता है हमको जाना कहाँ है। फिर हम एकदम फोकस होकर के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा रैंडमली इक्वेशंस बनाना चालू कर देते हैं। वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपको हमेशा सबसे पहले अपने गोल को फिक्स कर लेना चाहिए, गोल को लिख के रख लेना चाहिए। क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, ये सब लिख के रख लेना चाहिए, ताकि आप एकदम फोकस्ड काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले यही काम कर दिया। अब देखिए, इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स एक गलत सॉल्यूशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे आंसर भी गलत आता है, पर उनको ये पता ही नहीं चलता कि गलत क्यों है। तो पहले तो मैं आपको रॉन्ग थिंकिंग बताता हूँ, जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। देखो, बच्चे ये सोचते हैं कि देखो हमको एक्स को मैक्सिमाइज करना है, और हमको पता है पार्टिकल की रेंज जो है वो 45 डिग्री पे मैक्सिमम आती है। तो क्यों ना हम 45 डिग्री पे फेंक दें। 45 डिग्री पे पार्टिकल मैक्सिमम रेंज पे जाना चाहेगा, तो जो सी से बी की डिस्टेंस है वो भी मैक्सिमाइज हो जाएगी, है कि नहीं? और कोइंसिडेंटली यहाँ पर जो आपको डेटा दिया हुआ है, अगर आप 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग अगर आप पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, तो वो यहाँ पे h इज इक्वल टू 10 मीटर्स के बराबर ही आती है। इस क्वेश्चन में इस तरह से डेटा सेट है। तो बच्चे और ज्यादा कन्विंस हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है कि अगर हम 45 डिग्री के एंगल में फेंक देंगे तो पार्टिकल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तभी वो वायर से टकरा जाएगा। और क्योंकि वो मैक्सिमम रेंज का वाला पॉइंट है, 45 डिग्री जो एंगल है वो मैक्सिमम रेंज वाला एंगल है, तो 45 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग ही रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, और ये जो सी भी है ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, बच्चों को ऐसा लगता है, जबकि ये गलत थिंकिंग है। इसका इससे आपका करेक्ट आंसर भी नहीं आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है। इसमें गलती क्या है ये मैं आपको भी बताऊंगा। तो पहले तो रॉन्ग थिंकिंग के बारे में हम यहाँ पे मैंने जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। एट थीटा इज इक्वल टू 45 रेंज इज मैक्सिमम, सो थ्रो एट 45 डिग्री एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग एक्स। बच्चे ऐसा सोचते हैं ये वाला सॉल्यूशन काम कर जाएगा, पर ऐसा नहीं है। हम लोग एक ऐसा भी थीटा निकाल सकते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग जो सीबी की लेंथ होगी वो और ज्यादा आ सकती है, जो 45 के करस्पॉन्डिंग आएगी उसके कंपैरिजन में।
ठीक है, वी कैन फाइंड अनदर थीटा एट विच एक्स कैन बी इवन लार्जर। अब वो कौन सा एंगल होगा जिसके करस्पॉन्डिंग सीबी की लेंथ और ज्यादा आ सकती है, 45 डिग्री से भी के एंगल के करस्पॉन्डिंग जो आ रही है उससे भी ज्यादा। तो वो हम पॉसिबिलिटी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल को हमने थ्रो किया, वो जाते वक्त तो वायर से नहीं टकराया लेकिन लौटते वक्त वो वायर से टकराया। अगर हम ऐसा कर दें तो ये सी से बी की जो लेंथ है ये और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इस वाले पहले वाले केस में तो केवल हाईएस्ट पॉइंट पर टकरा रहा था। लेकिन अगर हम ऐसा कोई केस ले लें थीटा की वैल्यू कि वो पार्टिकल जाते वक्त नहीं लौटते वक्त टकराए, तो सीवी की वैल्यू और ज्यादा हो सकती है। अब ये है इस क्वेश्चन की एक इंट्यूटिव यूनिक इनसाइट। मैंने देखा है अक्सर इस क्वेश्चन को बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलस लगाया, आंसर आ गया, खुश हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। उससे क्या है, हमारी ये इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि पार्टिकल लौटते वक्त भी तो टकरा सकता है वायर से, जरूर थोड़ी है जाते वक्त ही टकराए। ठीक है ना। तो पार्टिकल मान लीजिए लौटते वक्त टकराएगा तो सीवी की लेंथ और ज्यादा हो जाएगी। बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर अगर हम ऐसा केस लेंगे तो हो सकता है पार्टिकल जाते वक्त ही टकरा जाए वायर से। देखो इसके अंदर आप क्वेश्चन की स्पिरिट समझो कि हम यहाँ पे पार्टिकल को इस तरह से थ्रो कर रहे हैं कि पार्टिकल जस्ट जाते वक्त वो पार्टिकल जस्ट टेंजेंशियली वायर से निकलता है और लौटते वक्त वो वायर से टच करता हुआ चला जाता है। तो यानी कि मैक्सिमम जो सीवी की लेंथ आएगी वो फिर लौटते वक्त वाले केस में आएगी, पार्टिकल जाते वक्त नहीं लौटते वक्त टकरा रहा है उसमें सीवी और ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाला जो केस है इसके अंदर ये एक रिलेवेंट पॉसिबिलिटी और इसमें सीबी की वैल्यू मैक्सिमम आ सकती है। ठीक है, तो हम इस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो इफ यू फाइंड सच अ थीटा देन एक्स विल बी मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है हमारे पास में, एक तो है कैलकुलस बेस्ड मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड मेथड। ये सिमिलर मेथड आपने देखा होगा इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो काइनेमेटिक्स 2D की मैंने सीरीज बनाई है। इसके अंदर पिछले भी कुछ क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस किया है। अगर आप उन वीडियोस को भी उन प्रॉब्लम्स को भी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के काइनेमेटिक्स 2D की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप और भी प्रॉब्लम्स और वीडियोस देख सकते हैं जहां पर मैंने सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को भी दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड है कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो कैलकुलस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अप्लाई कर देते हैं। तो हमको पता है कि पार्टिकल का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, देखो अगर हम मान लें कि पार्टिकल जो है इनिशियली ए पॉइंट पे था और ए पॉइंट 0,0 है, तो पॉइंट बी तक हमको जाना है और सी बी की वैल्यू को हमको मैक्सिमाइज करना है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा एच, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा देते हैं पार्टिकल के लिए पॉइंट बी पर। तो अगर अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा एच, सो एच विल बी इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर, और 1/cos स्क्वायर थीटा आता है उसको हम लिख देंगे ऊपर ले जाकर के सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हमने ये इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब हमको एक्स को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टैन थीटा को जीरो कर देते हैं। टैन थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना इजी पड़ेगा इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी और डिफिकल्ट हो जाएगी। टैन थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगा रहे हैं जो आप ऑलरेडी कैलकुलस में जानते हो। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपके पास में टैन थीटा की वैल्यू ही आ जाती है डिफरेंशिएट करके जीरो करने के बाद में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर आप tan थीटा की यू स्क्वायर बाय जी एक्स वैल्यू रख देते हो इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको x की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी। ये इसका मीनिंग है। ठीक है ना, क्योंकि हमने मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगाई है। और जब आप ये काम करते हो, tan थीटा की वैल्यू आप यू स्क्वायर बाय जी एक्स रख देते हो इक्वेशन नंबर 1 में, और फिर जब आप उसको x के लिए सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू आपके पास में आती है 20√2। ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में जा सकता है इस वायर के ऊपर। तो सीबी की मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये तो था कैलकुलस वाला मेथड। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। तो देखो हम लोगों के पास में ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है, इसको आप tan थीटा में क्वाड्रेटिक भी बना सकते हो टर्म्स को रीअरेंज करके। तो जब आप टर्म्स को रीअरेंज करके इसको क्वाड्रेटिक बनाते हो tan थीटा में, तो आपके पास में इस तरीके की इक्वेशन बन जाती है। ये आप करके देख लेना, यही आएगी। बहुत सिंपल है, टर्म्स को बस रीअरेंज करना है, क्वाड्रेटिक होगी tan थीटा में। अब हमको पता है कि थीटा की कोई ना कोई रियल वैल्यू तो आनी चाहिए अगर हमको एक्स को मैक्सिमाइज करना है तो, या फिर इस प्रॉब्लम को अगर एग्जिस्ट भी करना है तो थीटा की कोई ना कोई रियल वैल्यू तो आनी चाहिए। और अगर थीटा की रियल वैल्यू आनी चाहिए तो टैन थीटा की भी रियल वैल्यू आनी चाहिए। और टैन थीटा की अगर रियल वैल्यूज हमको इस प्रॉब्लम में लानी है तो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स कब आते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि डी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू सी इसको लिख करके हम ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं।
और इसके अंदर जब आप u इज इक्वल टू 20 रखते हो, h की वैल्यू 10 रख देते हो, और जब उसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में ये आ जाता है x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20√2, यानी कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 20√2 आ जाएगी। ठीक है, इतनी मैक्सिमम वैल्यू जो सी बी, जो हमने यहाँ पे इंडिकेट किया था सी से बी की लेंथ, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 20√2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड है। तो यहाँ पे हमने सीबी जो लेंथ थी एक्स, उसको मैक्सिमाइज करने के दो मेथड लर्न किए स्टूडेंट्स। पहला तो मेथड था कैलकुलस वाला मेथड, दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड। दोनों मेथड आपको आने चाहिए, ये मैक्सिमा के, मैक्सिमा मिनिमा के अंदर ये दो मेथड काम करते हैं। ये जो मेथड टू है ये तो ऑफ कोर्स केवल तभी काम करेगा जब आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। लेकिन जो मेथड वन है वो कैलकुलस वाला मेथड है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वो किसी भी इक्वेशन के लिए काम करेगा। कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जहां पर कैलकुलस वाले मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड ही यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि ये भी आपको आना चाहिए। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐसे आगे जाकर के, मैं बताऊंगा, जहां पर यही मेथड काम करेगा। ठीक है ना। कई बार बच्चों को लगता है जब हमारे पास में कैलकुलस वाला मेथड है तो फिर ये क्वाड्रेटिक वाला हम क्यों सीखें। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहां पर यही मेथड काम करेगा, इसलिए आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है। इस तरीके के मेथड से सॉल्व होने वाली कुछ और प्रॉब्लम्स भी मैंने अपने काइनेमेटिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में, काइनेमेटिक्स 2D के वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस की हैं। उस प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे काइनेमेटिक्स 2D की एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, उसके अंदर आपको एडवांस प्रॉब्लम्स और भी मिलेंगी जहां पर मैंने मल्टीपल मेथड्स डिस्कस किए हैं, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डिस्कस की है। तो वहां पर जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।